हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जामिनेशंस आपके बहुत ही नज़दीक हैं, तो आप लोग बहुत ही ईमानदारी से बहुत मेहनत करके जो है अपनी पढ़ाई करिए, ताकि एग्जामिनेशंस में आप अच्छा कर सकें। और उसके लिए हम आपकी एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए फिर से आ गए हैं। यूनिट थर्ड का आज हमारा जो है ये लास्ट जो है क्लास होगी। उसके बाद हम लोग यूनिट फोर्थ पर चलेंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग यूनिट थर्ड तक जितना भी यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड जितना भी मैंने अभी तक एमसीक्यू सीरीज आपको दी है, उन सबको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। इस संडे को हम एक लाइव क्लास रखेंगे जहां पर हम आपका टेस्ट लेंगे, वहां पे लाइव आप अपने आंसर्स भी देंगे, तो उसकी तैयारी आप कर लीजिए। इससे चेक भी हो जाएगा कि आप कितना तैयारी अपनी कर रहे हैं ना। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जो पहला एमसीक्यू जो हमारा बेस्ड है वो है टोन पर ना। टोन एक हमारा है फॉर्म है, उसको देखते हैं कि टोन में हमारे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो दिया गया है, व्हाट डज टोन मीन इन लिटरेचर। कह रहे हैं कि लिटरेचर में टोन का क्या मतलब है। ऑप्शंस आर गिवन, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अलग अलग। पहला ऑप्शन है द टॉपिक ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का टॉपिक होता है। द वे द राइटर फील्स आर एक्सप्रेस एटीट्यूड इन राइटिंग, कहता है राइटिंग में जो है राइटर जो है जिस तरीके से फील करता है या जो एटीट्यूड एक्सप्रेस करता है उसको हम टोन बोलते हैं। द ग्रामर यूज्ड इन द स्टोरी, जो स्टोरी में ग्रामर यूज किया गया है। आर द प्लेस वेयर द स्टोरी हैपेंस। चार ऑप्शन दिया गया है, तो विच वन डू यू थिंक इज द राइट आंसर। आपको क्या लगता है कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? तो राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। टोन का मतलब ही होता है कि राइटर जो फील करता है और एक्सप्रेस करने का जो उसका तरीका होता है किसी चीज को, वही उसका टोन कहलाता है ना। जो उसकी फीलिंग और एक्सप्रेशन का तरीका होता है वही उसका टोन कहलाता है। तो द वे द राइटर फील्स आर एक्सप्रेसेस एटीट्यूड इन द राइटिंग, दैट इज टोन। तो बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों के बी थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए हम लोग अब देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर रहा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन डिस्क्राइब अ सैड टोन। कौन सा वर्ड जो है वो सैड टोन को डिस्क्राइब करेगा? ऑप्शंस आर गिवन एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज चीयरफुल, ऑप्शन बी इज हंग्री, ऑप्शन सी इज जॉयफुल, ऑप्शन डी इज मेलांकोलिक। बताइए फटाफट, कौन सा टोन आपको डिस्क्राइब करेगा सैड के लिए? बताइए सैड के लिए क्या हो? चीयरफुल, चीयरफुल मतलब हैप्पी होता है, ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो रॉन्ग है। एंग्री मतलब एंग्री का गुस्से से सैडनेस से कोई सैड टोन से कोई संबंध नहीं है, तो एंग्री भी नहीं हो सकता। जॉयफुल चीयरफुल एक ही होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो डी इज द राइट आंसर। मेलांकोली का मतलब ही होता है दुखी ना, सैड। तो डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है आपके स्क्रीन पर। इफ अ पोयम साउंड्स प्लेफुल एंड फन, अगर कोई पोयम कह रहे हैं दिखने में प्लेफुल और फन लग रही है, तो व्हाट टोन डज इट हैव। तो इसमें कौन सा टोन होगा? ऑप्शंस आर सीरियस टोन होगा, ह्यूमरस टोन होगा, फॉर्मल होगा, या बिटर होगा। आपको आंसर देना है कौन सा टोन होगा। सीरियस टोन, देखिए जहां पर प्लेफुल और फन की बात हो रही है तो सीरियस टोन तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। फॉर्मल भी, फॉर्मल जहां पर हम क्या करते हैं बहुत ऑफिशियल बात करते हैं, वहां पर भी ये टोन प्लेफुल और हंसी मजाक तो आप करेंगे नहीं जो है फॉर्मल में। और बिटर हो नहीं सकता भाई, बिटर होगा तो प्लेफुल और फन वाला हो ही नहीं सकता। तो एक ही हमारा बचा है टोन, वो क्या है? इसको बोलते हैं ह्यूमरस टोन। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो राइट ऑप्शन इज बी। जिन बच्चों का बी है उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर रहा ये, What is the tone in a speech that is angry and full of criticism? अगर किसी रचना में आपको बहुत गुस्सा क्रोध दिखाई दे और बहुत क्रिटिसिज्म दिखाई दे तो उसकी टोन कैसी होगी? ऑप्शंस आर सार्कास्टिक टोन होगी, हैप्पी होगी, काम होगी, या एक्साइटेड होगी। भाई देखिए, क्रिटिसिज्म से जहां भरा होगा ना, जैसे ताने, गुस्से ताने वाला, अरे मैं जानता हूं तुम्हें, क्या तुम कौन हो, तुम तो बड़े अच्छे हो, मैं समझ रहा हूं तुम क्या है, मतलब इन एंग्री एंड सार्कास्टिक वे क्या कर रहा है वहां पर? पोएट बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? सार्कास्टिक इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म और एंग्री वे में जब हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं तो कहलाता है सार्कास्टिक ना। तो ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का ए सही है वो बिल्कुल सही आंसर उनका है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, द टोन ऑफ अ लव पोयम इज यूजुअली, जो लव पोयम होती है उसकी टोन प्रायः कैसी होती है? ऑप्शंस आर, रोमांटिक एंड इमोशनल होती है, कंफ्यूज्ड एंड डाउटफुल होती है, कोल्ड एंड डिस्टेंट होती है, रूड एंड इंसल्टिंग होती है। तो बताइए, रोमांटिक और इमोशनल लव पोयम है तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि रोमांटिक और इमोशनल हो सकती है। कंफ्यूज्ड एंड डाउटफुल तो लव में ज़्यादा होता नहीं है, लव पोयम में। कोल्ड एंड डिस्टेंट भी नहीं होगा, तो रूड एंड इंसल्टिंग भी नहीं होगा। तो रोमांटिक एंड इमोशनल जहाँ होता है टोन, वहाँ हम लव पोयम में अक्सर कैसा टोन होता है भाई? रोमांटिक टोन होगा या तो इमोशनल टोन होगा। तो वहीं पर हमारा क्या होगा? लव पोयम होगी ना। चलिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट। जिन बच्चों का ए सही है उनका बिल्कुल ही आंसर सही है। ठीक है बच्चों, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन इज, हाउ कैन रीडर्स अंडरस्टैंड द टोन ऑफ अ टेक्स्ट? कोई रीडर किसी टेक्स्ट के टोन को कैसे समझ सकता है? ऑप्शंस आर गिवन, बाय रीडिंग द टाइटल ओनली, केवल टाइटल पढ़ करके उसके टोन को समझ जाएगा। बाय लुकिंग एट पंक्चुएशन, उसमें जो कामा, इन्वर्टेड कामा अर्थात जो भी पंक्चुएशन लगे हुए हैं उसको पढ़ के समझ जाएगा। बाय लुकिंग एट राइटर्स वर्ड चॉइस एंड स्टाइल, राइटर कैसे शब्दों का प्रयोग करता है और कौन सी स्टाइल का प्रयोग करता है उसको देखकर पता चल जाएगा उसको। बाय काउंटिंग द पैराग्राफ, या कितने पैराग्राफ हैं उसको देख करके। तो देखो बेटा, केवल टाइटल पढ़ने से कुछ पता होने वाला नहीं है, पंक्चुएशन से तो इसका कोई मतलब ही नहीं टोन का। अब आ गया पैराग्राफ, पैराग्राफ तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पर कोई मीनिंग इसका नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर, बाय लुकिंग एट द राइटर्स वर्ड चॉइस। राइटर की जो वर्ड चॉइस और स्टाइल होती है ना, उसी से हमें उसके टोन का पता चलता है, कैसा इसका टोन है। वर्ड से ही तो हम पता करते हैं ना, वर्ड से ही हमें पता चलता है कि उसका टोन कैसा है। तो सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी किया है उनका सबका सही है। चलते हैं, अगला हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, अ फॉर्मल टोन इन राइटिंग इज यूजुअली यूज्ड इन, कह रहे हैं राइटिंग में फॉर्मल टोन कहां पर यूज होती है, ये बताइए। ऑप्शंस है, पर्सनल लेटर में, पर्सनल लेटर मुझे तो नहीं लगता फॉर्मल होता है। टेक्स्ट मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज में भी फॉर्मल नहीं होता है। एकेडमिक एसेज एंड स्पीचेस, यहां पर हमें लग रहा है कुछ होना चाहिए। डायरी एंट्रीज, या डायरी में एंट्रीज। तो देखो, अब भाई देखो, फॉर्मल जहां होगा वहां पर पर्सनल होता नहीं है ना, पर्सनल तो जो होता है वो इनफॉर्मल होता है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। डायरी भी हमारी पर्सनल होती है तो डायरी एंट्रीज, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। टेक्स्ट मैसेज भी हमारा पर्सनल होता है तो मतलब ये भी नहीं होगा। जो हम एकेडमिक एसेज वगैरह लिखते हैं ना और स्पीचेज लिखते हैं बेटा, यही सी आंसर हमारा एक बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, कि इसकी टोन कैसी होती है? फॉर्मल होती है। कैसी होती है? फॉर्मल टोन होती है। तो यहां पर सी इज द राइट आंसर। जिन स्टूडेंट्स का सी है उनका बिल्कुल सही है ना। चलिए, अगला आपके स्क्रीन पर जो अगला है क्वेश्चन वो है, व्हाट टोन इज प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में कौन सा टोन प्रेजेंट है? ऑप्शंस आर, सेंटेंस इज, ओ ग्रेट अनदर रेनी डे, कहते हैं ओ ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, फिर से बारिश ना, अनदर रेनी डे। यहां पर कैसी टोन है? एक्साइटेड है, जॉयफुल है, सार्कास्टिक है, या काम है? बिल्कुल बताओ कैसा टोन है, कैसा टोन है? पढ़ा भी चुका हूं आपको ना, पढ़ा भी चुका हूं। सार्कास्टिक टोन है यहाँ पर, बिल्कुल व्यंग्यात्मक है ना, कि मतलब बहुत दिन से बारिश हो रही है, फिर एक दिन बारिश, तो ओ ग्रेट कर रहा है। ओ ग्रेट तो किसके लिए होता है? ओ ग्रेट तो अच्छी चीज के लिए होता है। तो यहाँ पर ओ ग्रेट को सार्कास्टिक वे में कहा गया है, मतलब यहाँ पर टोन कैसा है? सार्कास्टिक टोन है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन बच्चों ने सी किया है उनका बिल्कुल सही है। चलें बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है क्वेश्चन, When a writer shows no personal feeling and writes a balanced way, कोई भी राइटर जब कोई पर्सनल फीलिंग नहीं शो करता और बिल्कुल बैलेंस तरीके से लिखता है तो उसको क्या टोन को कहेंगे? वो इमोशनल है भाई, पर्सनल नहीं लिख रहा है तो इसका मतलब पर्सनल फीलिंग नहीं है, तो मतलब इमोशनल तो नहीं होगा ना। ए ऑप्शन तो हमें लग रहा है बिल्कुल गलत होना चाहिए। एंग्री, भाई एंग्री क्यों होगा? बिल्कुल एंग्री नहीं होगा। ह्यूमरस भी नहीं होगा ना, ह्यूमरस क्यों नहीं होगा? पर्सनल नहीं है तो किसी का मजाक तो हम ऐसे उड़ा नहीं सकते।
तो ह्यूमरस भी नहीं होगा, तो न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव होगा ना। वैसे भी जहां पर्सनल नहीं होता वहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। पर्सनल को बोलते हैं सब्जेक्टिव और इम्पर्सनल को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जो पर्सनल नहीं है वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने सी किया है उनका बिल्कुल भी आंसर सही है। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है टोन से, जो हमारा रिलेटेड है। द टोन इन वार पोएट्री इज ऑफन, वार पोएट्री में टोन कैसी होती है। ऑप्शंस आर पीसफुल एंड हैप्पी, पीसफुल होती है, हैप्पी होती है, जॉयफुल एंड फन होता है इसमें, सीरियस एंड ट्रेजिक होता है, एक्साइटिंग एंड चेयरफुल होता है। फटाफट करके बताओ द टोन इन वॉर पोएट्री, वॉर पोएट्री में कैसी टोन होगी। भाई वॉर है, ध्यान रखना, युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में पीसफुल एंड हैप्पी तो होगा नहीं ना, युद्ध तो पीसफुल हैप्पी होता नहीं है। और जॉयफुल एंड फन भाई युद्ध में कैसे होगा, ये भी बड़ा मुश्किल है, टेंशन रहती ना चारों तरफ। एक्साइटिंग एंड चीयरफुल भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। वॉर पोयम जो होती है हमारी पोएट्री, वो सीरियस होती है और ट्रेजिक पर बेस्ड होती है ना, तो इनका टोन कैसा होता है, सीरियस होता है और ट्रेजिक टोन होता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का सी था उनका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आकर के टोन पे हमारे जो एमसीक्यूज हैं मेन वो खत्म होते हैं। अब अगला हम एमसीक्यू आपके लिए ला रहे हैं, उसके बाद आप उसको वीडियोस को देखेंगे अगले इसके बाद जो है, तब तक क्या करेंगे, इसको आप पहले रिवाइज करके अच्छे से तैयार कर लीजिए, और फिर एक बार आप वीडियो को देख करके फिर से देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 3 बार आपको ये चीज करनी है, फिर आपको कमेंट में आंसर देना है कि सर इस वाले सेक्शन में मेरे इतने सही हुए, टोन में इतने में से इतने सही हुए हैं। उसके बाद आपका पिछला जो है उसको भी बताइए। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, संडे को हम एक क्लास लेंगे जहाँ पे हम लोग लाइव आएंगे और आपका वहाँ पर एक टेस्ट भी होगा, क्वेश्चन देंगे और आपको तुरंत आंसर्स देने होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आके हमारा ये समाप्त होता है। अब हम चलते हैं जो हमारा अगला टर्म है उसकी तरफ। मीटर क्या होता है, क्या इसके टाइप्स हैं, इस पर हम कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं, इसको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक पर, पहला क्वेश्चन मीटर पर हम एमसीक्यूज आपको करा रहे हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर रहा। ये व्हाट इज मीटर इन पोएट्री, कह रहे हैं पोएट्री में मीटर क्या होता है। ऑप्शंस आर, ए है आपका द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ पोयम, किसी पोयम में जितनी लाइन होती हैं उस पर होता है। दूसरा है द टॉपिक ऑफ द पोयम, पोयम का जो टॉपिक होता है। तीसरा है द रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। और चौथा है द राइम एट द एंड ऑफ द पोयम ना। तो क्या होता है मीटर, क्या होता है, तो भैया आपको मैं पढ़ाया हूं ना, सब लोग जानते होंगे, जो पढ़े हैं क्लास लिए हैं, जो नहीं लिए हैं वो वीडियोज पढ़ा है जाके देख लेंगे मीटर का, वहां पे पता चल जाएगा आपको। मीटर में हमने आपको बताया द नंबर ऑफ लाइन से तो मीटर का कोई मतलब नहीं होता, ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है। द टॉपिक ऑफ द पोयम से भी कोई मीटर का मतलब नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। द राइम एट द एंड ऑफ द पोयम, ये राइम जो एंड ऑफ द पोयम होती है उसको हम राइम स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइम स्कीम बोलते हैं, ना कि हम उसको मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत, तो सी हमारा सही है। आपको बता भी चुका हूं मैंने आपको बताया क्या, आपको बताया है कि 2 सिलेबल मिला करके 1 मीटर बनता है ना, 2 सिलेबल ना, 2 सिलेबल मिला करके हमने आपको पेंटामीटर, टेट्रामीटर सब बताया है। तो जो रेगुलर पैटर्न होता है, मतलब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड का, मान लीजिए स्ट्रेस्ड आया फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, यही हमारा क्या कहलाता है, मीटर कहलाता है ना। या पैटर्न हो स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस्ड, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मीटर कहलाएगा, पर्टिकुलर मीटर कहलाता है ना। तो रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल ना इन लाइन क्या कहलाता है, मीटर कहलाता है ना। तो सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी किया था उनका बिल्कुल सही है। ये आप लोग बच्चों आराम से कर लोगे क्वेश्चन, सब लोगों ने क्लास में लिया है, 2-3 बार इसको पढ़े हो, फिर से एक बार इसको करना, 2-3 बार यहाँ पर भी सॉल्व करना, तो आपको सारा रट जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप लोग तो जानते ही होंगे, हम बता भी चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ मीटर, इनमें से कौन सा एक मीटर है, बैलेड, आयम्बिक, हैक्यू, ओड।
कौन सा एक मीटर है, तो हमारे सारे बच्चे बता लेंगे कि बी इज द राइट आंसर ना। आयम्बिक मीटर है। बैलेट तो क्या है, बैलेट तो एक पोएट्री का फॉर्म है क्यों, क्या है, एक फॉर्म है। ओड भी एक प्रकार की पोएट्री है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, आयम्बिक जो है हमारा मीटर है, क्या है, ये एक प्रकार का मीटर है। हमने आपको मीटर बताए थे ना, हमने आपको कौन कौन से मीटर बताए हैं, आयम्बिक बताए, और कौन सा बताया आपको, ट्रॉसी बताया ना, आयम्बिक और ट्रॉसी, और क्या बताया आपको, और एनापेस्टिक आपको बताया ना, एनापेस्टिक, और क्या बताया आपको, और डैक्टिलिक बताया ना, डैक्टिलिक। ये चार तो मुख्य से हैं, उसके बाद हमारा पैरिक भी होता है ना। तो ये चार आप याद रखेंगे, यहाँ आगे भी आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए। एन आयम्बिक फूट इज मेड अप ऑफ, आयम्बिक किससे बनता है भाई बताइए। टू स्ट्रेस सिलेबल, दो एस एस होता है तब बनता है, फटाफट बताएंगे। एस एस, वन स्ट्रेस्ड वन अनस्ट्रेस्ड, यस यू, वन अनस्ट्रेस्ड एंड वन स्ट्रेस्ड, यू एस, टू अनस्ट्रेस्ड, यू यू। क्या होता है बेटा बताओ, यूएस गए थे ना, बताया था मीटर पढ़ाते समय, तो यूएस गए थे, सी इज द राइट आंसर। आयम्बिक में हमें कहाँ जाना होता है, यूएस जाना होता है ना, आयम्बिक में हमें यूएस जाना होता है। अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। और जब हम आयम्बिक से लौटते हैं, ट्रॉसी में आते हैं, तो हमें कहाँ आना होता है, हमें वापस लौट आना होता है यूएस से, तो यस यू हो जाता है ना, यस यू। ठीक है, तो ध्यान रखा, आयम्बिक है, आयम्बिक का उल्टा ट्रॉसी होता है ना, आयम्बिक में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाएगा, तो आप आराम से कर लोगे। तो सी इज द राइट आंसर, जिन बच्चों ने सी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर विथ 5 आयम्बस इन अ लाइन, कह रहे हैं उस मीटर का क्या नाम है जिसमें 5 आयम्बस एक लाइन में होते हैं ना। पहली बात तो आयम्बस, पीछे हमने आपको बताया, आयम्बस हमारा क्या होता है, आयम्बस होता है यू एस यू एस यू एस यू एस एंड यू एस ना। ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 आयम्बस हो गए। ये एक आयम्बस हो गया, आयम्बस 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 एंड आयम्बस, 5 आयम्बस हो गए। 5 आयम्बस को क्या बोलते हैं, अब आपको पता होगा, आपको मैंने बताया है, आयम्बस है तो पहली बात आयम्बिक ही होगा, ट्रॉसी तो होगा नहीं, ट्रॉसी गलत हो गया, एनापिस्टिक होगा नहीं, डैक्टिलिक होगा नहीं, आयम्बस है तो आयम्बिक ही होगा। अब 5 को हमने आपको क्या बताया, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, क्या बोलते हैं, पेंटा। और उसके बाद एक जो सिलेबल को हम बोलते हैं मीटर, तो हो गया पेंटा मीटर, पेंटामीटर। और आयम्बस है तो आयम्बिक हो गया, आयम्बिक पेंटामीटर। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो जिन बच्चों ने ए किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपके स्क्रीन पर ये, Which of the following meter begins with a stressed syllable followed by an unstressed one? ना, चलो अभी बताया था आपको, अभी पीछे हमने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा है मीटर जिसमें पहले स्ट्रेस सिलेबल आता है उसके बाद अनस्ट्रेस्ड आता है ना। अभी आपको यूएस से लौटना है, तो क्या हुआ, आयम्बिक में तो आप यूएस गए थे ना, यूएस गए थे, और ट्रॉसी में आप यूएस से लौट कर आते हैं, अभी यही तो बताया था आपको हमने, यही तो आपको बताया था हमने, क्या कि आयम्बिक का उल्टा क्या होता है, आयम्बिक का उल्टा होता है ट्रॉसी ना, ट्रॉसी या ट्रोकेइक इसको बोलते हैं, जो भी आप बोल लीजिए, ट्रॉसी या ट्रोकेइक जो है। तो आयम्बिक क्या होता है, यूएस, इसी का उल्टा हो गया क्या, यस यू, यही तो कह रहा है, स्ट्रेस्ड यस हो गया और अनस्ट्रेस्ड यू, तो कह रहे हैं यस और यू किस में आता है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, ट्रॉसी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रॉसी। तो बी इज द राइट आंसर, जिन बच्चों ने बी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन आपके पास मैं लेके आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज एनापेस्टिक फूट, एनापेस्टिक किससे बनता है, एनापेस्टिक टू अनस्ट्रेस्ड एंड वन स्ट्रेस्ड सिलेबल, ये कह रहे हैं टू अनस्ट्रेस्ड मतलब यू यू यस,
और उसके बाद दूसरा दे रहे हैं वन स्ट्रेस्ड मतलब एस एंड वन अनस्ट्रेस्ड मतलब यू। तो यस और यू तो क्या होता है हमारा एनापेस्टिक होता है ना, अभी आपको बताया था क्या होता है एनापेस्टिक। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो गया। चलो ठीक, वन अनस्ट्रेस्ड एंड वन स्ट्रेस्ड मतलब यूएस यूएस। तो यूएस हमारा क्या होता है, यूएस होता है हमारा आयम्बस ना, आयम्बस होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। थ्री स्ट्रेस्ड सिलेबल, थ्री स्ट्रेस्ड सिलेबल हमारा थ्री एस, ये तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। अब हुआ क्या, हुआ क्या, तो हमारा बचा ए, ए इज द राइट आंसर। हमारा जो एनापेस्टिक होता है इसमें दो अनस्ट्रेस सिलेबल के बाद आता है एक स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। और इसी का उल्टा हमारा क्या होता है डैक्टिलिक होता है ना, उसमें एक स्ट्रेस सिलेबल के बाद आता है दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो यहां पर आपका ए इज द राइट आंसर, जिन बच्चों ने ए किया है उनका बिल्कुल सही है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ डैक्टिलिक फूट इज द अपोजिट ऑफ, डैक्टिलिक किसका अपोजिट होता है? आप बताओ भाई, बता चुका हूं आपको, आयम्बिक का होता है, ट्रोसाइक का होता है, एनापेस्टिक का होता है कि आयम्बस का होता है? अब भैया आप बताओ क्या होगा। अरे हमने आपको बताया था आयम्बिक का अपोजिट क्या होता है, आयम्बिक का अपोजिट होता है ट्रोसी ना, या ट्रोकोइक जिसको बोलते हैं। चलो, तो आयम्बिक कट हो गया और ट्रोकोइक हमारा कट हो गया, और फिर यहां पर अनायम आ ही गए, ये भी कट हो गया, बचा क्या एनापेस्टिक। और एनापेस्टिक का हमने आपको बताया भी था, एनापेस्टिक का क्या होता है उल्टा डैक्टिलिक होता है ना, डैक्टिलिक। अब यही डैक्टिलिक इसमें हमने आपको बताया था ना, दो अनस्ट्रेस्ड के बाद एक स्ट्रेस्ड आता है, डैक्टिलिक में एक स्ट्रेस्ड के बाद दो अनस्ट्रेस्ड आता है। तो ये आप बेटा याद रखना। तो सी इज द राइट आंसर, जिनका सी सही है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हमारे स्क्रीन पर रहा ये। हाउ मेनी सिल्वर्स आर देयर इन वन लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर? आयम्बिक पेंटामीटर के एक लाइन में कितने सिलेबल होते हैं? ऑप्शंस है 5, 8, 10, 12। फटाफट कमेंट करिए क्या होगा, आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। बिल्कुल सही 10 होगा ना बच्चों, बिल्कुल सही 10 होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया पेंटामीटर, पेंटा मतलब 5, हमेशा ध्यान रखना, पेंटा मतलब 5, मीटर मतलब 2 सिलेबल, 1 मीटर में कितना होता है 2 सिलेबल होता है ना। तो सिलेबल पूछ रहा है, तो 5 दूना 10, 10। इसी को हम बोलते हैं डेका स्लैबिक। क्या बोलते हैं? डेका, डेका मतलब 10, स्लैबिक। तो 10 सिलेबल की लाइन को हम बोलते हैं डेका स्लैबिक लाइन, ठीक है। तो ये हो गया पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर इसी को बोलते हैं। तो इसमें कितने सिलेबल होंगे? 10 होंगे। हेक्सा होगा तो कितने होंगे? 12 हो जाएंगे। और टेट्रा होगा तो 8 हो जाएंगे, ठीक। आपको मैंने बताया ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, हाँ 8वां, हाँ सब बताया है। चलो अब हमारा है नेक्स्ट। विच पोएट इज मोस्ट फेमस फॉर यूजिंग आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस? आयम्बिक पेंटामीटर सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, विलियम शेक्सपियर से ज्यादा किसी ने यूज नहीं किया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, रट लीजिए बी। अगर शेक्सपियर रहेंगे तो शेक्सपियर को ही आपको आंसर करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। इन विच काइंड ऑफ मीटर डज ईच लाइन यूजुअली हैव 4 ट्रॉसी? कहते हैं कि इनमें हर एक लाइन में यूजुअली 4 ट्रॉसी होती है। ट्रॉसी आपको पता ही है ना, ट्रॉसी आपको पता है किसका उल्टा होता है? ट्रॉसी, ट्रॉसी होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड ना, आयम्बिस का उल्टा होता है ना, आयम्बस का उल्टा होता है एस यू। कह रहे हैं कौन सा ऐसा मीटर है हर एक लाइन में 4 एस यू होता है, मतलब एस यू एस यू एस यू और एस यू 4 बार होता है, 2 3 4। क्या बोलते हैं उसको? तो भाई 4 को हमने आपको बताया, 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रा। तो और ये मीटर तो हो ही गया, तो टेट्रा मीटर हो जाएगा। चलो देखते हैं। और चूंकि ये क्या है, ट्रॉसी पहले ही दिया है, तो इसका मतलब ट्रोकोइक टेट्रामीटर, ट्रोकोइक टेट्रामीटर। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा, कोई है क्या ट्रोकोइक टेट्रामीटर? पहला ही ऑप्शन हमारा है ट्रोकोइक टेट्रामीटर। आयम्बिक डायामीटर, तो आयम्बिक मतलब डाया मतलब 2 मीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा? आयम्बिक डाया मतलब यूएस यूएस हो जाएगा ना, यूएस यूएस। डैक्टिलिक हेक्सामीटर,
डैक्टिलिक आपको हमने बताया ना, एनापेस्टिक का उल्टा होता है डैक्टिलिक। इसमें क्या होता है, हेक्सा मतलब 6 बार, मतलब इसमें क्या होगा, एस यू यू 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 और एस यू यू, ये 6 बार आएगा ना, तब ये कहलाएगा डैक्टिलिक हेक्सामीटर। एनापेस्टिक पेंटामीटर मतलब, एनापेस्टिक मतलब यू यू एस यू यू एस यू यू एस यू यू एस एंड यू यू एस, तो 5 हो गया पेंटा, और यू यू एस मतलब एनापेस्टिक, ठीक है। यस यू यू का मतलब डैक्टिलिक, यू एस का मतलब आयम्बिक, एंड यस यू का मतलब, एस यू का मतलब ट्रॉसी, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही आपका आंसर है। तो यहां पे आके हमारा ये सेक्शन आपका समाप्त होता है। तो मीटर वाले सेक्शन को अभी आप क्या करेंगे, इसको कम से कम 3 बार आपको सॉल्व करना है, और कोशिश करनी है 10 में से 9 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके सही नहीं होते हैं, तो 8 तो होने ही चाहिए। 8 से कम अगर हो रहा है तो फिर एक बार आप इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके कमेंट में आप जरूर बताइए हर एक सेक्शन में हर बार आपके कितने सही हो रहे हैं, पहली बार किया तो कितने सही हुए, और सब लोग बताएंगे। 4-6 बच्चे सिर्फ बताते हैं, बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट आपके खराब होंगे, तो बेटा ये अच्छी बात नहीं है ना। चलो, अब हमारा लास्ट है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पर है, इस पर भी हम कर लेते हैं, फिर हमारी ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है अगले यूनिट की तरफ चलेंगे ना। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। व्हाट इज अ स्ट्रेस सिलेबल, पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रेस सिलेबल क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शंस हैं, अ सिलेबल स्पोकन सॉफ्टली, कोई सिलेबल जिसको हम बहुत धीरे से बोलते हैं। अ सिलेबल विथ नो मीनिंग, जिस सिलेबल में कोई मीनिंग नहीं होती। अ सिलेबल स्पोकन लाउडर और विथ मोर फोर्स। अ सिलेबल दैट कम्स लास्ट। तो हमने आपको बताया था ना, स्ट्रेस का मतलब जिसको हमें बोलने के लिए जोर देना पड़े ना, थोड़ा सा हमें सांस अपनी ज्यादा खर्च करनी पड़े, ज्यादा एयर फ्लो करना पड़े। और अनस्ट्रेस्ड का मतलब जिसको बोलने में हमें कम एयर फ्लो करना पड़े, कम हमें फोर्स लगाना पड़े ना, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। तो अ सिलेबल स्पोकन सॉफ्टली तो हमारा अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, स्ट्रेस नहीं हो सकता। अ सिलेबल विथ नो मीनिंग, भाई ये तो गलत ही है फिलहाल। अ सिलेबल स्पोकन लाउडर, बिल्कुल स्पोकन लाउडर विथ मोर फोर्स, अभी आपको बताया मैंने, जो ज्यादा ताकत से ज्यादा जोर से हम बोलते हैं वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस्ड कहलाता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं हमारे बच्चे कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आप लोग ईमानदारी से अपने आंसर्स कमेंट में दिया करिए, सब लोग सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। What is an unstressed syllable? एक अनस्ट्रेस सिलेबल क्या होता है? ऑप्शंस, अ सिलेबल विथ अ फुल स्टॉप, एक सिलेबल जिसमें फुल स्टॉप होता है। दूसरा, अ सिलेबल सेड विथ लेस फोर्स और सॉफ्टनेस, एक सिलेबल जिसको कम ताकत से या सॉफ्टली हम बोलते हैं। दूसरा, अ सिलेबल विथ अ राइम, एक सिलेबल जिसमें राइम होता है। अ सिलेबल एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, तो फिलहाल हमारा स्ट्रेस अनस्ट्रेस से, एंड ऑफ द सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, राइम से कोई मतलब नहीं है, फुल स्टॉप से कोई मतलब नहीं है। तो जिसमें हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं वो होता है हमारा स्ट्रेस्ड, और जिसमें हम कम फोर्स लगाते हैं वो हमारा होता है अनस्ट्रेस्ड, मतलब सॉफ्टली बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अ सिलेबल सेड विथ लेस फोर्स, ध्यान रखना लेस फोर्स आर सॉफ्टनेस, जिस सिलेबल को हम थोड़ा सॉफ्टली बोलते हैं या उस पर कम फोर्स हमें लगाना पड़ता है, वो अनस्ट्रेस्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? अनस्ट्रेस्ड। तो जिन बच्चों ने बी किया है सबका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं, अब हम चलते हैं थर्ड। इन द वर्ड टुडे विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, इन द वर्ड टुडे विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, वर्ड टुडे में कौन सा सिलेबल स्ट्रेस्ड है आपको बताना है। तो टुडे को आप पढ़िए, टुडे, टुडे ना, टू को आराम से बोलना है, टू को आराम से, तो अनस्ट्रेस्ड हो गया। डे क्या हो गया? स्ट्रेस्ड हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा स्ट्रेस्ड है, तो डे हमारा स्ट्रेस्ड है ना। ऐसे तो पढ़ते नहीं, टू डे, टू डे तो नहीं पढ़ना, टुडे, टुडे ना, टुडे, तो टू डे, ध्यान रखना। तो बी इज द राइट आंसर। डे पे आप खुद ही इसको बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कहने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पर कह रहा है
विच वर्ड हैज द फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड, इस वर्ड को पढ़ के बताइए कौन सा पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बिगिन, बिगिन तो बी पे अनस्ट्रेस्ड होता है, जी पे क्या होता है, स्ट्रेस्ड होता है। तो ये तो हमारा कह रहा है पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होना चाहिए, तो ये तो हमारा गलत हो गया, स्ट्रेस्ड नहीं होगा। दूसरा डिसाइड, डिसाइड ये भी हमारा क्या है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड है, तो ये भी हमारा नहीं है। उसके बाद प्रेटी, प्रेटी, प्रेटी ना, प्रेटी, कंटेन, तो ये हमारा प्रेटी, प्रे, प्रेटी, सी इज क्वाइट प्रेटी, प्रेटी ना, तो ये हमारा सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। सी क्या हो गया, राइट आंसर। इसमें पहला सिलेबल हमारा स्ट्रेस्ड है, प्रेटी, प्रेटी, प्रेटी ना, इस तरीके से पढ़ते हैं। चलो तो सी हो गया। थोड़ा सा कोशिश करना जो है, अगर टफ लगेगा तो और क्वेश्चंस आपके ऑप्शन में रहेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करना निकालने की जरूर ना। चलो, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड ब्यूटीफुल, 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 ऐसे पढ़ो समझ में आएगा। ब्यू, 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 वन हो गया। टी फुल, ब्यूटीफुल, तो 1 2 3, 3 सिलेबल हो गया ना। जितनी बार रुको वही समझ लो है। जैसे ब्यू एक बार रुके, टी एक बार, फुल, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ना, तो 3 सिलेबल हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। तो सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है स्क्रीन पर। इन द वर्ड प्रेजेंट विच पार्ट इज स्ट्रेस्ड व्हेन इट इज नाउन, अभी आपको बताया था ना, तो ज्यादातर जो होते हैं प्रेटी, प्रेजेंट ना, इन सब में पहला जो होता है वो ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है और दूसरा कम स्ट्रेस्ड होता है। तो हम क्या पढ़ते हैं इसको, प्रेजेंट, प्रेजेंट ना, प्रेजेंट, तो इस पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं और इस पर कम ना। तो प्री पे हमारा क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस किस पर होगा, हमारा प्री पर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम गिफ्ट की बात करते हैं और जब हम उपस्थिति की बात करते हैं तब हमारा दूसरा हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन पोएट्री व्हाई आर स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इंपॉर्टेंट। आपको बताया कि स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा काम होता है रिदम और मीटर क्रिएट करने का। किसके थ्रू करते हैं हम, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के थ्रू ही तो रिदम क्रिएट करते हैं ना। इब एंड फ्लो होता है, ऐसे ऐसे उठेगा, ऐसे ऐसे, रिदम तो ऐसे ही क्रिएट होगा ना, अदरवाइज रिदम नहीं क्रिएट होगा। एक लीनियर में चलेगा तो रिदम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के लिए बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलें बच्चों, चलो सी पे अगले आप पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट सिंबल इज यूजुअली यूज्ड फॉर अ स्ट्रेस सिलेबल इन स्कैंसन। स्कैंसन में ये आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। एक्चुअली स्कैंसन जो है वो आपको मैं कभी पढ़ा दूंगा। इसमें आप सिर्फ सिंपली लिख लीजिए, ऑब्लिक यूज होता है, ऐसे यूज करते हैं स्कैंसन में। इसको हम डिटेल में आपको पढ़ा देंगे, इसको केवल रट लीजिएगा। आगे क्लासेस में चलेंगे तो ये आपको मिलेगा स्कैंसन ना। चलो, व्हाट सिंबल इज यूज्ड फॉर एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन स्कैंसन। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो यू यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो हो गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैज एन आयम्बिक पैटर्न। आयम्बिक मतलब अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का पैटर्न किस में है, तो ये हमें पता करना है। तो गो एंड गो, तो ये तो नहीं, ये पहला ही हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया। गो, गो एंड ना, तो ये तो हमारा पहले ही रिजेक्ट हो गया। चलो, टू बी, टू अनस्ट्रेस्ड, बी स्ट्रेस्ड। चलो उसके बाद हमारा हो गया ट्विंकल, ट्विन, ट्विन, तो ये हो गया स्ट्रेस्ड और ये हो गया अनस्ट्रेस्ड ना। ट्विंग, ट्विंग, ध्यान रखना। उसके बाद टेल मी ना, टेल मी, टेल मी, तो ये भी क्या हो गया, यू, एस यू, तो इसमें भी एस यू, इसमें भी एस यू, इसमें भी एस यू, तो बी इज द राइट आंसर। टू बी आर नॉट टू बी ना, टू बी आर नॉट टू बी, तो ये क्या हो गया हमारा, ये बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां आकर के बेटा ये हमारा
जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड था ये भी एमसीक्यूज आपकी खत्म हुई। तो पूरा यूनिट थर्ड अब तक हमने कवर कर लिया है। यूनिट थर्ड में लगभग 120 क्वेश्चन आपके हैं, तो आप सब लोग ये पूरा 120 क्वेश्चन और यूनिट सेकंड और फर्स्ट में जो आपके लगभग 200 क्वेश्चन होंगे उनको सारा क्वेश्चन संडे तक आप रिपीट कर लेंगे एट एनी कॉस्ट, सैटरडे तक, सॉरी सैटरडे तक मतलब कल रात तक, आप परसों शाम तक आप कर लीजिएगा। फिर हम लोग लाइव में आएंगे आपके लिए लेकर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें से हम आपसे पूछेंगे, यहाँ पर लाइव आपको क्वेश्चन देंगे और आपको उसका आंसर बताना होगा। क्वेश्चन इसी में से होंगे, कहीं अलग से नहीं होगा, तो आप सब लोग इसको जरूर रिपीट कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, ये सारा वीडियो देख के हर एक क्वेश्चंस को आंसर आप दीजिए, फिर देखिए कितना आपका सही हुआ। हर एक सेक्शन में कितना सही हुआ उसको आप कमेंट करते जाइए, फिर दोबारा देखिए, फिर कितना सही हुआ उसको आप कमेंट करते जाइए, फिर तीसरी बार देखिए। कम से कम 2 बार तो मिनिमम देखना है, तीसरी बार आप देखेंगे तो और अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आपके लिए अगला यूनिट लेकर के कल आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।